हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर सेक्युलरिज्म इन इंडिया का 6th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि इंडियन स्टेट कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाता है, कुछ वेज अपनाता है रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। हमने दो स्ट्रैटेजीज के बारे में पिछले मॉड्यूल में आपको बताया था। इस मॉड्यूल में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक पढ़ा कि इंडियन स्टेट रिलीजियस मैटर से अलग रहती है। ये इंडिया की पहली स्ट्रैटेजी है। इंडियन स्टेट की पहली स्ट्रैटेजी याद है ना? इट डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स। और दूसरी स्ट्रैटेजी याद है? नॉन इंटरफेरेंस की। ये वाली स्ट्रैटेजी भी इंडिया फॉलो करती है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं जहां पर गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करना पड़ता है। मतलब इंटरफेयर, दखल अंदाजी रिलीजियस मैटर्स में गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट को कई बार करनी पड़ती है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन भी अपनाती है। कौन सी स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। फ्रेंड्स, इसका एक कॉमन एग्जांपल है अनटचेबिलिटी का, जो हम पिछले मॉड्यूल्स में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के केस में सेम रिलीजन के कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट करते थे। डोमिनेट कैसे करते थे? उन्हें बाकी लोगों से अलग रखा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें टच करना भी सही नहीं माना जाता था। और इसी रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। पता है ना आपको? अनटचेबिलिटी हैज बीन बैंड, क्योंकि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकना था, तो इसीलिए इंडियन स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ऐसे स्पेशल केसेस में जहां पर और कोई चारा नहीं होता, लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव होता है, उनके राइट्स वायलेट होते हैं, तो ऐसे केसेस में इंडियन स्टेट को क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर, इंटरवीन, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन अपनानी पड़ती है। फ्रेंड्स, इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, मतलब रिलीजन के मैटर में बीच में आती है, एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो कुछ लोगों को रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट और एक्सप्लॉइट करती है और उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है। फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन्स को इक्वल मानता है, तो ये आपको पता है। तो अगर किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? उस पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना? सो ऐसी चीजें ना हो सोसाइटी में, किसी के भी साथ लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, एक्सक्लूड ना किया जाए, अलग ना रखा जाए, ना ही किसी के राइट्स वायलेट हो। सो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट रिलीजन में इंटरवीन करती है, क्योंकि सारे नागरिक एक ही कंट्री के हैं, सारे सिटीजन्स एक ही कंट्री के हैं और सारे लोग बराबर हैं, सबके राइट्स बराबर हैं। सो इस तरह का कोई प्रैक्टिस ना हो, कोई गलत चीज ना हो सोसाइटी में, इसलिए गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट को क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन अपनानी पड़ती है। फ्रेंड्स, सिमिलरली इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स रिलेटेड लॉज रिस्पेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, स्टेट इंटरवीन कर सकता है इन दी रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। यानी फ्रेंड्स, इंडिया में लॉ इक्वल राइट्स देता है मेल्स और फीमेल्स दोनों को, यानी दोनों इक्वल हकदार होते हैं मनी के, प्रॉपर्टी के, जो उनके फोर फादर्स से वो लोग इनहेरिट करते हैं, पाते हैं विरासत में। तो इंडियन
लॉ के हिसाब से मेल्स और फीमेल्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो सिमिलरली हमने क्या बोला था, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, ये जो राइट दिए गए हैं दोनों को, इनसे जो भी रिलेटेड लॉज हैं ये रिस्पेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए स्टेट कई बार इंटरवीन कर सकता है रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज में। सो एट टाइम्स स्टेट को पर्सनल लॉज ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो पर्सनल रूल्स लॉज होते हैं उनमें इंटरफेयर कर सकता है स्टेट, उनको करना पड़ता है। क्यों? इन ऑर्डर टू फिक्स थिंग्स that clash with the principles or beliefs of democracy, ताकि कुछ ऐसा ना हो जो पूरे सिस्टम के खिलाफ, पूरी डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाए। तो इस तरह से कई चीजों में, कई मुद्दों में, कई इश्यूज में स्टेट को ऐसे पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज में क्या करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। तो हमने समझा एक और स्ट्रैटेजी के बारे में। कौन सी स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। और वो कैसे होती है? कई तरह से होती है। इंटरफेयर स्टेट कैसे भी कर सकता है, भले ही वो रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए हो, या ये भी कह सकते हैं कि स्टेट रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज में भी इंटरवीन कर सकता है इन केस इफ रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि कैसे इंडियन स्टेट इंटरवीन करता है अलग अलग इश्यूज में, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही लॉज मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, इन सब पर चेक रखने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इंटरवेंशन क्या आपको पता है सपोर्ट दिखाकर भी किया जाता है? इंडियन स्टेट करता है ऐसे? जानना चाहते हैं कैसे? तो फ्रेंड्स बताते हैं। असल में इंडियन स्टेट कई बार कुछ रिलीजियस इश्यूज के लिए सपोर्ट दिखाकर भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करती है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन करने की फ्रीडम देता है, पूरी छूट देता है, और साथ ही नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पर, मतलब किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस ना देकर सिर्फ नीड के बेस पर फाइनेंशियल एड, मतलब मनी भी देता है। तो ये क्या कर रहा है इंडियन स्टेट? ये रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पर, जैसे जिसको रिक्वायरमेंट है, नीड है, उस तरह से मॉनेटरी एड प्रोवाइड करता है इंडियन स्टेट। और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन करने की फ्रीडम भी दी है। तो इस तरह से सपोर्ट दिखाकर भी इंटरवेंशन, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन की जाती है इंडिया द्वारा। तो समझ आया आपको? क्या क्या समझा हमने? तो चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि कई बार इंडियन स्टेट रिलीजियस इशू में इंटरवीन करती है ताकि किसी के साथ रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और साथ ही किसी के फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट ना हो। फ्रेंड्स, कई बार इंडियन स्टेट अलग अलग रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज में भी इंटरवीन करती है। साथ ही इंडियन स्टेट सपोर्ट के फॉर्म में भी इंटरवेंशन करती है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजियस कम्युनिटी को स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन करने की फ्रीडम देती है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, Indian state also uses the strategy of intervention to prevent religion-based discrimination and also to protect violation of the fundamental rights. Sometimes Indian state also intervenes in the religion-based personal laws of certain communities. Friends, the intervention of the state can also be in the form of support. As we have seen that the Constitution of India gives freedom to all religious communities to open their own schools and colleges.
हम पढ़ेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म बाकी की डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है, जिसमें हम मेनली कंपेयर करेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म और यूएसए के सेक्युलरिज्म को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने अब तक इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा। सो फ्रेंड्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए इंडिया के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक सेक्युलर स्टेट को क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने चाहिए। तो जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े इंडिया के, जो एक सेक्युलर स्टेट को निभाने चाहिए, तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स सिमिलर है दुनिया के दूसरे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जैसे इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन है ना, ऐसे ही दुनिया में और कई सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सेक्युलर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें काफी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स सिमिलर हैं दुनिया के दूसरे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स स्टेट किए गए हैं, दिए गए हैं, उसी तरह के सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड हैं। अगर बात करें अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो इंडिया और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म को लेके अगर हम बात करें, सेक्युलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो इंडियन सेक्युलरिज्म और यूएसए के सेक्युलरिज्म में काफी सिमिलैरिटीज भी है और थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। तो चलिए पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया की तरह यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे कोई भी लॉज बनाने से गवर्नमेंट को रोकता है विच रिस्पेक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। मतलब जो किसी एक रिलीजन के फेवर में हो, इस तरह के लॉज बनाने से यूएसए अपनी सरकार को रोकता है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी सरकार को रोकता है कि एक रिलीजन के फेवर में किसी तरह के लॉज ना बनाएं, और साथ ही ऐसे लॉज भी बनाने को मना करता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोहिबिट करे, रोके फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। मतलब किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने का जो फ्रीडम होता है उसको रोक नहीं लगनी चाहिए, इस तरह के कोई लॉज नहीं बनने चाहिए। तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ऐसे कोई लॉज बनाने से गवर्नमेंट को रोकता है which respect and establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। यहाँ पे जब हम establishment of religion की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब यूएसए ने कोई भी रिलीजन को ऑफिशियली ये नहीं बोला कि भाई हमारी कंट्री इस रिलीजन को फॉलो करती है, कोई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन नहीं है। सो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है गवर्नमेंट को कि लॉज ऐसे ना बनाए जाएं जो किसी एक रिलीजन के फेवर में हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर मिल रहा है जिसको आप ऑफिशियली काइंड ऑफ बता रहे हो कि इस कंट्री का ये रिलीजन है। तो इसलिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को रोकता है कि कोई एक रिलीजन के फेवर में लॉज ना बनाए जाएं। और साथ ही हमने आपको बताया ऐसे भी लॉज बनाने से मना करता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोहिबिट करे, रोके द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। यानी ऐसे भी लॉज बनाने से रोकता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी की रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट जाते हों। फ्रेंड्स, इसके अलावा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक रिलीजन को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि ये तो साफ है जब किसी एक रिलीजन के फेवर में लॉज बनाने को भी मना कर रहे हैं तो
बिल्कुल क्लियर है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देता, फेवर नहीं देता, और साथ ही स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन बनाए रखता है, जहां स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और याद है ना, एक अच्छी सेक्युलर स्टेट कौन सी होती है? जहां पर, बताइए, करेक्ट, स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, जहां पे दोनों चीजें, दोनों की पावर्स सेपरेट होती हैं। तो ये तो बात हो गई सिमिलैरिटीज की, जो समानताएं हैं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो फ्रेंड्स, इंडियन सेक्युलरिज्म और यूएसए का सेक्युलरिज्म, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। वैसे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो है ही, लेकिन हम यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म और यूएसए के सेक्युलरिज्म में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यूएसए में रिलीजन और स्टेट एक दूसरे से एकदम अलग है, बिल्कुल दे आर सेपरेट, और एक दूसरे के मैटर्स में, यानी स्टेट रिलीजन के मैटर में, रिलीजन स्टेट के मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, स्ट्रिक्टली बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजियस मैटर्स में कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में इंटरफेयर कर सकती है, जैसे आपने पढ़ा भी था, याद है ना, कैसे अलग अलग वे से स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन स्टेट अपना सकती है। तो यूएसए में क्या है, रिलीजन और स्टेट एक दूसरे से एकदम अलग है और एक दूसरे के मैटर्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन ऑन द अदर साइड इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजियस मैटर्स में कुछ सिचुएशंस में इंटरफेयर कर सकती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को अबॉलिश करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा था। इंडियन सेक्युलरिज्म में फ्रेंड्स स्टेट रिलीजन से एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बनाए रखती है। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब है कि अगर कभी भी स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर करना पड़े तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन अगर कुछ केस में हो भी, करना भी पड़े तो एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस स्टेट को बना के रखना पड़ेगा रिलीजन के साथ, जिसका मतलब ये है कि स्टेट जो भी काम करेगी, जो भी इंटरफेरेंस करेगी, वो बिल्कुल नियम अनुसार करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगी, और उस प्रोसीजर में, इंटरफेरेंस में कुछ भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, यानी कानून के खिलाफ, लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आइडियल्स, यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि स्टेट सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं। सेक्युलर प्रिंसिपल्स तो आपको पता है, मतलब सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि हम अपने स्कूल में ही देख लीजिए, एक रूल होता है, एक रूल बुक होती है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं सबके लिए। तो अगर सारे बच्चे वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो हमें पता लगता है कि भाई सारे बच्चे बिल्कुल प्रॉपर्ली डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रूल्स नहीं फॉलो कर रहे और डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो हमें बताता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो एक स्टैंडर्ड
स्कूल रूल बुक सेट कर देता है, जो अगर सारे बच्चे मीट कर रहे हैं तो हमें पता लगता है कि सब ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, और अगर कुछ बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे तो पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आइडियल्स, जो प्रिंसिपल्स, बिलीव्स होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि स्टेट सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। फ्रेंड्स, इंडिया में रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज बनाई गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के बेसिस पर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन सोसाइटी में इन राइट्स का वायलेशन नहीं होता। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को रिलीजियस इश्यूज को लेकर एक्सप्लॉइट किया गया है, और इन्हीं सिचुएशंस को रोकने के लिए सारे रिलीजियस पॉलिसीज, रूल्स, राइट्स और लॉज बनाए गए हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ वायलेशन हो तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने काफी